हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। मैं एक सवाल पूछूंगा आप सब लोगों से और वो सवाल कुछ ऐसा है। ओके, अगर मैं आप लोगों से ये बात पूछूं कि सपोज प्रभु स्वयं रात को आपके सपने में आए और प्रभु स्वयं आपसे पूछे कि बेटा, एक हाथ में 1,000 करोड़ रुपया है, चाहे तो ये ले जा, या फिर कानून बनाने की ताकत है मेरे पास, वो मैं तुझे दे देता हूं, तू वो बना ले, देश का कानून तू बना ले, तो तुम क्या चूज करोगे? जो नादान लोग हैं वो चूज करेंगे कि यार 1,000 करोड़ दे दो, बाकी देखा जाएगा। और जो समझदार लोग हैं वो कानून बनाने की ताकत, द लॉ मेकिंग पावर को चूज करेंगे। क्योंकि अगर तुम्हारे पास लॉ मेकिंग पावर है, कानून बनाने की ताकत है, तो तुम एक रात को टीवी पे आ सकते हो और बोल सकते हो कि देखो जी, आज के बाद जो भी तुम्हारे पास करेंसी है वो कागज के टुकड़े हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है और तुम्हारे 1,000 करोड़ कचरा हो सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ लॉ। और उसी पावर ऑफ लॉ में जो सबसे ऊपर का लॉ है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आज के वीडियो में हम ऐसा पढ़ेंगे कि ऐसी टॉप 10 अमेंडमेंट्स, ऐसी टॉप 10 चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन जिसने इंडिया को हमेशा के लिए बदल दिया। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दीज top 10 amendments, and of course these are very important topics for your civil services examination also. So इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अन अकेडमी की तरफ से आप सब लोगों के लिए एक बड़ा ब्यूटीफुल न्यू ईयर गिफ्ट। यू हैव फ्लैट 60% ऑफ ऑन यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन। ये ऑफर कुछ इतना इंटरेस्टिंग है कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो और पास हो गए तो फिर क्या कहने, और अगर नहीं भी है तो भी अन अकेडमी हैज योर बैक। यू विल गेट अ फ्री एक्सटेंशन फॉर द नेक्स्ट ईयर। 12 महीने का कोर्स 23,499 में अवेलेबल है। 18 महीने का कोर्स 24,999 में अवेलेबल है। आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग प्राइस। और कोड यूज करना है तुमने, SIDLIVE, SIDLIVE, ये मेरा रेफरल कोड है। दिस इज अमंग्स द लार्जेस्ट टीम ऑन अन अकेडमी व्हिच हैज यूज्ड द कोड SIDLIVE टू ज्वाइन अन अकेडमी। आप सब लोगों का स्वागत है। Right, make sure that you give yourself a realistic chance of cracking this exam. टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा मेजर रिमाइंडर है कि ये एक टाइम बाउंड ऑफर है। टाइम बाउंड ऑफर ये है कि ये ऑफर कल खत्म हो जाएगा। दिस ऑफर एंड्स टुमारो, तो मेक श्योर दैट यू डोंट मिस दिस। ये आज ही, इनफैक्ट अभी वीडियो खत्म होते ही मेक श्योर कि आप अपनी सब्सक्रिप्शन का डिसीजन ले लीजिए। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान है, हमारा आईन है। दैट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री। एवरीथिंग एल्स स्टार्ट्स एंड हैज टू बी इन कॉन्सोनेंस, इन सिंक विद द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कौन सा लॉ बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर कौन सा लॉ बना सकता है, गवर्नमेंट क्या ऑर्डर पास कर सकती है, क्या पॉलिसी बन सकती है, नोटिफिकेशन, रूल्स, रेगुलेशन, एवरीथिंग हैज टू बी इन सिंक विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज आएगा तो इट विल हैव अ ट्रिकलिंग इफेक्ट डाउन। पूरा का पूरा सरकार जो कर सकती है, जो बना सकती है, वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज होते ही चेंज हो जाएगा। सो व्हाट वी आर डूइंग टुडे, वी आर डूइंग द टॉप 10 अमेंडमेंट्स। वैसे तो 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हो चुकी है, बट सारे के सारे अमेंडमेंट्स हम लोग नहीं ना तो करेंगे, ना तुम्हारे एग्जाम के लिए जरूरी है। इसीलिए हम लोग ध्यान से सिर्फ टॉप 10 चूज करें। आई एम नॉट सेइंग वन इज लेस देन द अदर, लेकिन आज के वीडियो के लिए लेट्स फोकस ऑन टॉप 10 अमेंडमेंट्स। पहला पढ़ते हैं कि क्या चेंज आया विद ईच ऑफ दीज अमेंडमेंट्स, और उसको तुम ग्रास्प करके अपने नोट्स में डालते चले जाना। राइट, सो लेट्स लुक एट 1। अब ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट अमेंडमेंट है। यस, ये 1 मतलब मैंने ऐसे 1 2 3 नहीं बोला है, ये फर्स्ट अमेंडमेंट, पहली अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन came close on the heels of the independence, or rather making of India of as a republic। 1950 में 26 जनवरी 1950 को हम लोग रिपब्लिक बन गए थे। लेकिन देन रियलाइज कितनी जल्दी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ही हो गया था। सो 1951 में ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ क्यों था? क्विकली लुक एट द पिक्चर्स ऑन योर स्क्रीन एंड यू विल बी एबल टू फिगर आउट अ स्टोरी। स्टोरी सुनने की, समझने की कोशिश करो। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया काफी गरीब था। ऑलराइट, ब्रिटिशर्स लेफ्ट अस इन अ वेरी पुअर स्टेट। उस टाइम के हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब
उनके सामने एक बड़ा मेजर चैलेंज था। उनके सामने यह चैलेंज था कि इंडिया को डेवलप कैसे करें। जब डेवलपमेंट की बात होती है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है, बांध बनाने, डैम्स बनाने, फैक्ट्रीज बनानी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह सब करने के लिए तुम्हें जमीन की आवश्यकता है, भूमि की आवश्यकता है, लैंड की आवश्यकता है। उस जमाने तक लैंड जो था वो ज्यादातर जमींदारों के पास था, लैंडलॉर्ड्स के पास था। अब तुम्हारे मन में यह ख्याल आएगा कि क्या फर्क पड़ता है, लैंडलॉर्ड्स के पास हो, भूमिदारों के पास हो, स्टेट तो जब मर्जी इसको ले सकता है ना। द सिचुएशन वॉज नॉट दैट सिंपल। उस जमाने तक आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, लिख लो कहीं पर। आर्टिकल 31 जिसका फुल नाम है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, वो हमारा मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट था। यानी कि स्टेट अगर चाहे भी, राज्य अगर चाहे भी कि भैया हमें वो जमीन का अधिग्रहण करना है, इट वॉज नॉट पॉसिबल ओवर देयर, बिकॉज लैंडलॉर्ड्स का वो जो राइट था, या फॉर दैट मैटर किसी का भी भूमि पर राइट था, वो मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट होने की वजह से अगर वो नहीं देना चाहता, वो नहीं दे सरकार को चाहता कि सरकार उसका अधिग्रहण करे, तो दुनिया की कोई ताकत उनसे नहीं ले सकती। अगर स्टेट ऐसा कोई लॉ या फिर रूल या नोटिफिकेशन या ऑर्डर पास करता, ये भूमिदार जाते सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्योंकि तुम्हारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो ऑर्डर पास करते हैं अंडर रिट, और रिट ऑर्डर पास करके या फिर उसी ऑर्डर को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता। अब नेहरू जी इसमें बड़े बुरी तरह से फंस गए कि यार हमें जमीन के बिना हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी और डेवलपमेंट के बिना काम नहीं चलेगा। सो उनके लिए मजबूरी में उनको पास करना पड़ा द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो उस टाइम के पार्लियामेंट ने आर्टिकल 368 का इस्तेमाल किया और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 पास हुआ। नाउ डू यू रियलाइज कितनी जल्दी हो गया? अभी 1950 में हम रिपब्लिक ही बने थे और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 पास करना पड़ा। अमंग्स सेवरल अदर थिंग्स, बहुत सारी चीजों ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में चेंज हुआ। लेकिन आज की क्लास में मैं जो तुम्हें मेंशन कर रहा हूं दैट इज आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B और एक शेड्यूल विच इज कॉल्ड एज द 9th शेड्यूल। तो पहले देखते हैं 31A क्या बोलता है। 31A बोलता है, ध्यान से सुनना, फॉर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, रिफॉर्म के नाम पर, राइट, उसको सुधार के नाम पर अगर जमीन का अधिग्रहण करने का नाम नहीं लिया गया, सिर्फ बोला गया रिफॉर्म, सुधार के लिए अगर पार्लियामेंट कोई लॉ पास करता है या फॉर दैट मैटर स्टेट लेजिस्लेचर भी कोई लॉ पास करता है इन द नेम ऑफ इन द फॉर्म ऑफ सुधार ऑफ द भूमि कि लैंड रिफॉर्म्स के लिए अगर हम कोई लॉ पास करें, तो वो अगर तुम्हारे कुछ फंडामेंटल राइट्स जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 के अगेंस्ट हो भी जाए ना, तो भी उसको नल एंड वॉइड नहीं बोला जाएगा। ये किसने बोला? ये 31A ने बोला। तो एक तरह से क्या किया गया, बाईपास कर दिया गया 31 को। 31B तो हद ही हो गई। 31B बोला कि कोई भी लॉ बनाओ, कोई भी लॉ बनाओ और उसको एक लिस्ट में डाल दो जिसको बोला जाता है 9th शेड्यूल। कोई भी लॉ बनाओ और उसको एक लिस्ट में डाल दो जिसको बोलते हैं 9th शेड्यूल, तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चेक ही नहीं कर सकता। मतलब वो प्रैक्टिकली इनविजिबल हो जाएगा टू द कोर्ट्स। इन अदर वर्ड्स, आप कोई भी लॉ बना के 9th शेड्यूल में डाल दो, वो कभी चेक ही नहीं होगा। तो जब चेक ही नहीं होगा तो नल एंड वॉइड क्या होगा? उसको कोई भी टच ही नहीं कर सकता। तो अगर तुम 9th शेड्यूल को ध्यान से देखोगे तो यहां पहले पहले सारे लॉस देखो, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, बॉम्बे टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट, बॉम्बे मलेकी टेन्योर एबॉलिशन एक्ट, बॉम्बे तालुकदारी है। तुम बात समझ रहे हो? ये सारे लैंड से रिलेटेड लॉस को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया और हमेशा के लिए यही लॉस अब प्रोटेक्शन के, एटलीस्ट तब तक तो यह सोचा गया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनको कभी नहीं देख पाएगा। तो 3 बड़े मेजर चेंजेस हो गए। एक हो गया 31A, एक हो गया 31B और एक हो गया 9th शेड्यूल। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें कुछ कुछ याद आ रहा होगा कि यही 31A, 31B और 9th शेड्यूल धीरे धीरे वहां तक चला गया जहां तक केशवानंद भारती का केस हुआ था, राइट, कि क्या पार्लियामेंट इस तरह के अमेंडमेंट्स कर सकता है या नहीं। एंड इट लेड टू व्हाट इज कॉल्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
सो बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट था। देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो इनको क्रिटिसाइज करते हैं वो ये बात बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में ऐसा पार्ट क्यों किया गया, क्यों किया गया है इस तरह से कि आपके कुछ लॉज या कुछ पॉलिसीज को कोर्ट्स चेक ही नहीं कर सकता, बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। क्रिटिसिज्म लोगों ने किया, लेकिन शायद उस टाइम पर सरकार को ऐसा लगा होगा, पार्लियामेंट को ऐसा लगा होगा कि भूमि का अधिग्रहण करना जरूरी है, वरना डेवलपमेंट नहीं होगा। Either ways, this is the contribution or the criticism of the first Constitutional Amendment Act of 1951. The second जो हम पढ़ रहे हैं वो है सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। अब ये कहां से आ गया? सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सातवां संशोधन क्यों करना पड़ा? देखो, जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के गए तो इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, अब एक साथ थोड़ा ना इस पूरे देश के ऊपर एक साथ पॉलिटिकल कंट्रोल किया जा सकता है। कितनी प्रॉब्लम होती है, कैसे शासन करोगे, कैसे प्रशासन चलाओगे। सो व्हाट हैपेंड वाज, उस टाइम पर जब ब्रिटिशर्स चले गए तो हमारे शुरू शुरू में इंडिया को टेम्पररीली डिवाइड किया गया था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स नाम दिए गए। पार्ट ए वो थे जो अंग्रेजों के जमाने में गवर्नर के कंट्रोल में होते थे, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस, बंगाल, पंजाब, बॉम्बे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पार्ट बी उन स्टेट्स को नाम दिया गया जो अंग्रेजों के जमाने में रजवाड़े हुआ करते थे, राजाओं के अंडर होते थे। पार्ट सी उन स्टेट्स को नाम दिया गया जो अंग्रेजों के जमाने में चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे, जैसे अजमेर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली फॉर दैट मैटर। और पार्ट डी में केवल अंडमान और निकोबार था। लेकिन मैंने अभी अभी क्या बोला, ये टेम्पररी अरेंजमेंट था। एक सारे के सारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान एक डिमांड परपेचुअली थी, इट वाज ऑलमोस्ट परमानेंट, कि जिस दिन देश आजाद होगा उस दिन देश में जो राज्य बनेंगे वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनेंगे। ये दिस वाज समथिंग दैट वाज अनडिस्प्यूटेड, देयर वाज अ कंसेंसस ऑन दिस कि जी इंडिया जस्ट जिस दिन आजाद होगा, जब राज्य बनेंगे तो वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनेंगे, वो राज्यों के स्टेट्स बनेंगे। तो जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये तुम्हें एनसीईआरटी में ये फोटोग्राफ बड़ी कॉमनली दिखेगी, ओके। नेहरू जी पर बड़ा डिमांड हो गया था। कोई गुजरात से गुजराती के बेसिस पर, महाराष्ट्र में मराठी के बेसिस पर, कर्नाटका में कन्नड़ के बेसिस पर, तेलुगु, नेम इट, बंगाल, पंजाब, हरियाणा, मतलब ऐसे ऐसे हर एक से, हमारे यहां तो इतनी सारी भाषाएं। डिमांड हमेशा ये थी कि लैंग्वेज के बेसिस पे बनाई जाए। लेकिन नेहरू जी वॉज इन काइंड ऑफ ट्रबल, राइट, बिकॉज एक थॉट प्रोसेस तब तक ये आ चुका था, कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि उन्हीं दिनों पार्टीशन हुआ था। पार्टीशन में हमने पड़ोसी को पड़ोसी के नाम पर, धर्म के नाम पे एक दूसरे को मारते हुए देखा था। तो सबको ये डर लगने लग गया, कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाषा के बेसिस पर अगर राज्यों का विभाजन हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए बैल्कनाइजेशन हो जाए, अलगाव हो जाए, अलग होने की टेंडेंसी को हम लोग हवा ना दे दे। लेकिन ऐसा रोक नहीं पाए। 1953 में आंध्रा स्टेट वॉज द फर्स्ट तेलुगु स्पीकिंग स्टेट जो बन गया। तो 1953 में जब ये स्टेट बन गया अंडर द प्रेशर ही बोला जाएगा, अब नेहरू गवर्नमेंट को बात माननी पड़ गई। बोले नहीं जी, अब तो लैंग्वेज बनेंगे ही बनेंगे, अब लैंग्वेज के बेसिस पे राज्य बनाए जाएंगे। लेकिन ये इतने आराम से थोड़ा ना बनेगा। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया 1954 में, जिसके जो हेड थे वो थे जस्टिस फजल अली, साथ में हृदयनाथ कुंजरू और के एम पानिकर साहब उसके मेंबर्स थे। उन्होंने ये बात बोली कि हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाने को रेकमेंड करते हैं, आप चाहे तो बना लीजिए। सो दिस वाज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1954 में, उन्होंने ये अपना ओपिनियन दे दिया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के इस रिपोर्ट के बेसिस पर सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 पास किया गया। तुम्हें याद है मैंने क्या बोला था? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स थे या हुआ करते थे। वो क्लासिफिकेशन हटा दी गई और सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सातवें संशोधन के बाद इंडिया को डिवाइड कर दिया गया इनटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज जो कि यूनियन यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, और स्टेट्स यानी कि राज्य, और ये राज्य लैंग्वेज के बेसिस पे बना।
सो प्राइमरी लैंग्वेज, नॉट ओनली लैंग्वेज लेकिन प्राइमरी लैंग्वेज। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था। कुछ लोग इसको फेवर बोलते हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट बोलते हैं, बट उस टाइम के जो हालात थे, आई डोंट थिंक द गवर्नमेंट हैड मच टू डिसाइड फ्रॉम, बिकॉज उस टाइम पर प्रेशर, पब्लिक प्रेशर इतना बन गया था। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 जैसे हुआ, इंडिया गॉट डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तुम बैठ कर इसके बारे में 1 करोड़ साल बात कर सकते हो कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनने चाहिए थे कि नहीं बनने चाहिए थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट आई थिंक इट इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट इन और डिस्कशन इन फ्यूटिलिटी, बिकॉज उस टाइम का प्रेशर इतना ज्यादा था दैट नेहरू गवर्नमेंट हैड नो अदर चॉइस। ये अमेंडमेंट करना जरूरी था, पार्लियामेंट ने इसको पास किया एंड इंडिया गॉट डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अगर तुम्हें कभी क्वेश्चन आया कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज नाम की पहली बार एग्जिस्टेंस कब आया और किसकी वजह से आया, तो बोल देना 7th अमेंडमेंट ऑफ 1956 से। सो दिस इज इट। अब आप स्वागत करिए उनका जिनका कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने में बहुत जबरदस्त योगदान था। उन्होंने ऐसी ऐसी अमेंडमेंट्स की कि इट प्रोबेबली बाकी सारी अमेंडमेंट्स एक तरफ और इनकी अमेंडमेंट्स एक तरफ होती थी, इन टर्म्स ऑफ बोथ, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट। सो मैडम इंदिरा गांधी के कार्यकाल के समय बहुत जबरदस्त अमेंडमेंट्स हुई। उनमें से जो पहली बड़ी फेमस अमेंडमेंट है, दैट इज द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। तो 24वें संशोधन में इतना इंपॉर्टेंस क्या था? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केम एट द बैक ऑफ अ जजमेंट। वो जजमेंट थी गोलकनाथ जजमेंट, उसको बोलते हैं आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 की एक जजमेंट थी। आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 11 जज बेंच ने एक फैसला किया और उस जज बेंच ने यह बात बोली कि पार्लियामेंट जो मर्जी अमेंडमेंट कर सकता है लेकिन फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों को टच नहीं कर सकता। तुम जो मर्जी कर सकते हो लेकिन फंडामेंटल राइट्स को तुम टच नहीं कर सकते, तुम उसको संशोधन नहीं कर सकते। अगर मैं इसी को एक और तरीके से घुमा के बोलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि गोलकनाथ जजमेंट ने पहली बार पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर को लिमिट कर दिया। उन्होंने बोला कि आपके पास अनलिमिटेड पावर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। मैडम इंदिरा गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने 24th अमेंडमेंट 1971 पास की और 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 में अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, जो तुम्हें दिखेगा नहीं, तो मैं तुम्हें शॉर्ट एंड क्लोज पर्सनल बता देता हूं। 24th अमेंडमेंट में मैडम इंदिरा गांधी ने ये, या पार्लियामेंट ने रादर, ये फैसला किया और ये प्रोवाइड किया कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस आर्टिकल 13 जो कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, या आर्टिकल 13 जो जुडिशियल रिव्यू है या फिर जो लॉ को डिफाइन करता है, अंडर नो कॉन्टेक्स्ट आर्टिकल 13 विल अफेक्ट द अमेंडिंग पावर ऑफ आर्टिकल 368। ऑल्सो उन्होंने यह प्रोवाइड किया कि एक बार पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास कर दिया तो प्रेसिडेंट साहब उसको रोक भी नहीं सकते वीटो पावर यूज करके। इन अदर वर्ड्स, पार्लियामेंट ही सर्वे सर्वा है इन सो फार एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न। उसको कोई रोक नहीं सकता। नाउ दिस मेक्स पार्लियामेंट एन अनलिमिटेड पावर। डेमोक्रेसी का एक नियम है और वो नियम यह है कि आप कोई भी चीज को, कोई भी शय को आप अनलिमिटेड नहीं बना सकते। चेक्स एंड बैलेंसेस हमेशा होता है। आप होंगे जितने मर्जी स्ट्रांग होंगे, पार्लियामेंट होगा, लेकिन आपको भी चेक करने वाला कोई होना चाहिए। प्रेसिडेंट भी होगा, उनको भी चेक करने वाला कोई होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर होगा, उनको भी चेक करने वाला कोई होना चाहिए। लिमिटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जब 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तो उसने पार्लियामेंट को प्रैक्टिकली अनलिमिटेड बना दिया और इसीलिए इसको थ्रेट टू डेमोक्रेसी बोला जाता है। इसको एन अटैक ऑन डेमोक्रेसी बोलते हैं। घबराहट होगी कि यार ये तो पार्लियामेंट को अपने आप को अनलिमिटेड बना रही है, तो इसको चैलेंज कर दिया गया। इसी 24th अमेंडमेंट के घबराहट में एक चैलेंज हुआ जो तुम सब लोगों को पता है, बट शायद तुम आज इसको रिलेट कर पाओगे विथ द ह्यूज केस ऑफ केशवानंदा भारती केस। तो इट वॉज इन दिस केशवानंदा भारती केस कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 को चैलेंज किया गया था और इसी केशवानंदा भारती केस में यह बात बोली गई थी कि तुम जो मर्जी बोल दो,
अनलिमिटेड तो कुछ नहीं होने देंगे, वी विल नॉट अलाउ एनीथिंग टू बी अनलिमिटेड। तो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर्स भी लिमिटेड होगी, मे बी नॉट बाय फंडामेंटल राइट्स बट बाय अ न्यू कॉन्सेप्ट जिसको बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप नहीं तोड़ मरोड़ सकते, उसको नहीं तोड़ सकते, उस फैब्रिक को आप खराब नहीं कर सकते। सो इट वाज दैट केशवानंदा भारती केस जिसने की सो कॉल्ड लिमिट डाल दी टू आर्टिकल 368 या द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। और इसीलिए इस केस को क्या बोला जाता है, सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। केशवानंदा भारती केस इज ऑल्सो नोन एज द केस दैट डैश डैश, तुमको फिल इन द ब्लैंक्स डालना है, द केस दैट डैश डैश, तो फिल इन द ब्लैंक्स। 24th अमेंडमेंट से अगर तुम्हें थोड़ी बहुत घबराहट हो रही है तो ज्यादा घबराओ मत, क्योंकि अब जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है वो उसका पता नहीं कितने मल्टीपल स्ट्रेंथ में है। दिस वॉज द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इसको सरकास्टिकली द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। मतलब प्रैक्टिकली शायद ही कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पार्ट होगा जिसको इस अमेंडमेंट ने छुआ नहीं। इसका बैकग्राउंड क्या था? इसका बैकग्राउंड था इंटरनल इमरजेंसी, आपातकाल लगाया गया था इन द इंटरवीनिंग नाइट ऑफ 25th जून ऑफ 1975 एंड 26 जून ऑफ 1975, जो कि 21 मार्च 1977 तक चला। ज्यादातर ऑपोजिशन मेंबर्स को जेल में डाल दिया गया था यूजिंग अ लॉ कॉल्ड एज मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1971 को इस्तेमाल करके ज्यादातर ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया गया था। यानी कि पार्लियामेंट पूरी तरह से उस टाइम की रूलिंग सरकार के पास थी। नाउ मैडम इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट पास की। मैंने जैसे तुम्हें बोला कि ऐसा शायद ही कोई पार्ट था जिसको चेंज नहीं किया गया। एक बार क्विकली देख लेते। तो मैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बता देता हूं। प्रीएम्बल में वर्ड्स डाल दिए गए थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ऊपर डाल दिया और यूनिटी ऑफ नेशन को कन्वर्ट कर दिया गया यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। तो 3 वर्ड्स डाल दिए गए। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। अब तो मैंने बोल दिया, लेकिन सोशलिस्ट एंड सेक्युलर पहले 26 जनवरी 1950 को ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, वो 42nd अमेंडमेंट 1976 से डाला गया था। और क्या चेंज किया गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डीपीएसपी में पार्ट 4 में आर्टिकल 39 सब क्लॉज एफ डाला गया, जो कि बच्चों के इंश्योर्स हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। 39 कैपिटल ए डाला गया, ये वैसे स्मॉल एफ होना चाहिए। 39 कैपिटल ए था, उसमें इक्वल जस्टिस के नाम पर लीगल एड, तुमने सुना होगा नालसा, लीगल सर्विस अथॉरिटी, लोक अदालत, ये जो इमर्ज कर रहा है, ये कहां से इमर्ज कर रहा है? ये 39 कैपिटल ए से इमर्ज कर रहा है। फिर 43 कैपिटल ए में ट्रेड यूनियंस, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन मिल गया। और 48 ए डाला गया जिसमें एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, इन सबको प्रोटेक्शन करने के लिए डीपीएसपी डाले गए। तो 4 डीपीएसपी भी डाले गए। 39 सब क्लॉज एफ, 39 कैपिटल ए, 43 कैपिटल ए और 48 कैपिटल ए। बताओ जी और क्या चेंज हुआ? पूरा का पूरा एक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डाला गया विच वॉज पार्ट 4A, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई। आर्टिकल 51 कैपिटल ए, पहली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 डालेगा। कहीं नहीं था ये मूल कर्तव्य। इससे पहले किसी डेमोक्रेटिक कंट्री ने ऐसा नहीं डाला था, एटलीस्ट द वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं डाला था। हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया था। ये ज्यादातर सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में डाला गया था। 7 शेड्यूल में चेंजेस किया गया। तुम्हें मालूम है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वेट्स, मेजर्स, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को राज्यों की सूची से निकाला गया, स्टेट लिस्ट से निकाला गया यानी कि लिस्ट नंबर 2 से, और लिस्ट नंबर 3 यानी कि कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। बताओ, यानी कि कंकरेंट लिस्ट मतलब जहां यूनियन एंड स्टेट दोनों इस पर लॉ बना सकते हैं। कुछ अभी भी बाकी है। बिल्कुल बड़े मेजर चेंजेस किए गए इन इमरजेंसी प्रोविजन। आर्टिकल 352 में यह भी मेंशन कर दिया गया कि अगर चाहे तो राष्ट्रीय आपातकाल जरूरी नहीं है कि पूरे देश में लगाया जाए। राष्ट्रीय आपातकाल पार्ट ऑफ द स्टेट और होल ऑफ द कंट्री पे लगाया जा सकता है। ऑल्सो टाइम पीरियड को बड़ा चेंज किया करने की कोशिश की गई। जैसे 6 मंथ्स का जहां प्रेसिडेंट्स रूल होता है उसको 1 ईयर करने का किया गया। इमरजेंसी का ही मिसयूज करके 42nd अमेंडमेंट आया था और उसी को ही चेंज कर दिया गया बाय डूइंग दिस। एक मेजर
चिप ऑन द शोल्डर था उस टाइम की सरकार को विद जुडिशरी। तो उन्होंने लिमिट करना स्टार्ट कर दिया हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू पावर्स, राइट। उन्होंने यह भी बोल दिया कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में बात होने लग गई। ट्रिब्यूनल्स को डालने के लिए पार्ट 14A को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें आर्टिकल 323 कैपिटल ए और आर्टिकल 323 कैपिटल बी इंसर्ट किया गया। 323 कैपिटल ए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को छोड़ के बाकी सारे ट्रिब्यूनल्स 323B में आते हैं। ये भी 42nd अमेंडमेंट में आया। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि कोई पार्ट रहा कि नहीं रहा, बिल्कुल ऐसा सही लग रहा होगा, बिकॉज इसके आगे एटसेट्रा ही लगाना पड़ेगा। बिकॉज अगर मैं 42nd अमेंडमेंट को पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो आई थिंक 2 क्लासेस अलग से लेना पड़ेगा। तो अगर तुम चाहोगे तो तुम कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं 42nd अमेंडमेंट पे एक अलग से वीडियो बना सकता हूं। एंड आई विल सर्टनली डू इट इफ आई गेट गुड नंबर ऑफ कमेंट्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अगर तुम लोग डिमांड करोगे तो एनीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द लर्नर्स कम्युनिटी, आई एम श्योर दैट आई कैन ब्रिंग इट टू यू। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने बहुत सारी चीजें पार्लियामेंट को जबरदस्त पावर दे दी थी। इनफैक्ट देयर वर चेंजेस इवन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर्स के रिलेशनशिप। President was now bound to do whatever the Prime Minister and the Council of Ministers will advise them. ऐसी बहुत सारी चेंजेस के तुरंत बाद जब आपातकाल हटा तो इलेक्शंस आए। जब इलेक्शंस आए तो कांग्रेस गवर्नमेंट हार गई। कांग्रेस लॉस्ट द इलेक्शन और मोरारजी देसाई की लीडरशिप में जनता पार्टी की पहली सरकार बनी। दैट वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर। उन्होंने सबसे पहले आते 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 पास किया और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने बहुत सारी चीजों को जो 42nd अमेंडमेंट ने हिला दिया था उसको कुछ हद तक चेंज किया, स्पेशली इन सो फार एज इमरजेंसी इज कंसर्न। लेकिन कुछ और बड़े इंटरेस्टिंग चेंजेस हुए, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। तुम्हें मालूम है आर्टिकल 19 में भी, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज F में भी देयर इज राइट और देयर वॉज राइट टू प्रॉपर्टी। और अभी अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, आर्टिकल 31 में भी राइट टू प्रॉपर्टी था। आर्टिकल 31 को ट्रांसफर कर दिया गया, रादर उसको पूरा का पूरा ट्रांसलोकेट कर दिया गया इनटू आर्टिकल 300 कैपिटल A विच वाज पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि एक फंडामेंटल राइट को लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। और वो जो 19 सब क्लॉज 1F है उसको तो बोला तू बाय बाय करो यार, इसको हटाओ, रिमूव कर दिया जाए। इट वॉज रिपील्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये दोनों के दोनों चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी अभी तुम्हें क्या बताया, राष्ट्रपति को जो 42nd अमेंडमेंट में बाध्य कर दिया गया था, ही वॉज मेड टू से कि यार आप ना सिर्फ हां बोलोगे इफ द प्राइम मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेज और गिव्स यू एनी एडवाइस। आर्टिकल 74 में 44th अमेंडमेंट में बोला नो। एक बार, हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम, एक बार प्रेसिडेंट साहब उस एडवाइस को मंत्रिमंडल में वापस भेज सकते टू रिकंसिडर दैट एडवाइस। ये आया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। आर्टिकल 38 सब क्लॉज 2 डाला गया इन द डीपीएसपीस, जिसमें सोशल ऑर्डर की बात हुई थी आफ्टर रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी। इसी की वजह से सोशल ऑर्डर के बारे में बात की। बहुत सारी जो 42nd अमेंडमेंट में जुडिशरी के पावर्स को कम कर दिया गया था वो 44th अमेंडमेंट ने वापस ले आए थे। सो दिस वाज इंक्लूडिंग द जुडिशियल रिव्यू ऑफ इलेक्शंस फॉर की ऑफिसेस, जो कि एक्चुअली उस टाइम की सरकार ने आपातकाल में बहुत सारी चीजें हटा दी थी। तो जुडिशियल रिव्यू, ये मैं फिर से बोल रहा हूं, जितनी जगह 42nd का इन्वॉल्वमेंट है प्रैक्टिकली उतनी जगह 44th का है, टू ट्राई एंड रिस्टोर सिचुएशन और रिस्टोर स्टेटस क्यो। पार्लियामेंट की पावर्स को एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी बहुत मैसिव चेंजेस किया गया। उन्होंने बोला नंबर 1 कि सबसे पहले आज के बाद जब भी इमरजेंसी लगेगी तो रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट पे लगेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, उन्होंने ये बात बोली कि लोकसभा के अगर 1/10 मेंबर्स चाहेंगे तो एक नोटिस मूव करके लोकसभा के मेंबर्स एक स्पेशल सेशन बुला सकते हैं, जिसमें एक सिंपल मेजॉरिटी से आप चाहे तो इमरजेंसी हटा सकते हो। ऑल्सो तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था कि पहले इमरजेंसी लगती थी ऑन इंटरनल डिस्टर्बेंस। उस इंटरनल डिस्टर्बेंस को वर्ड को हटाकर वर्ड यूज कर दिया गया आर्म्ड रिबेलियन। तो ये सारे के सारे तुम्हारे पास है, तुम चाहे तो इसको एक बार देख लोगे। एज आई टोल्ड यू, आज हमने 10
अमेंडमेंट्स की बात की है, तो ये सारी अमेंडमेंट्स जो है एक साथ इतनी सारी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस हो सकती, लेकिन इफ यू वांट आई विल टेक ऑल ऑफ दीज अमेंडमेंट्स इन सेपरेट वीडियोस एंड इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं. So all of this was brought by the 44th amendment. As I told you, these are huge amendments. It can take hours and I am more than happy to deal with all of them. लेकिन अभी के लिए इनको एटसेट्रा बोलते. तो चलो जी, ये हो गए 42nd और 44th. अब आई 52nd अमेंडमेंट 1985. ये बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी. 52nd अमेंडमेंट 1985 का बैकड्रॉप ये था कि पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में एक अजीब सा फिनोमिनन हमने होते हुए देखा. धीरे धीरे वक्त के साथ यह रियलाइज होने लग गया कि बहुत सारे जो लेजिस्लेटर्स है वो दल बदल लेते. दे चेंज देयर पार्टीज, दे चेंज देयर लॉयल्टीज और मेंबरशिप ऑफ द पार्टीज जस्ट टू इंश्योर, और उसमें ज्यादातर वेस्टेड इंटरेस्ट था. हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख हो रहा है, और उससे वो जो स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट है उस पर बड़े सवालिया निशान उठने लग गए. इसी को नॉर्मल इंग्लिश में डिफेक्शन बोला जाता है. 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 वाज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग इन व्हाट इज कॉल्ड एज द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसी 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को एंटी डिफेक्शन लॉ बोला जाता है. इस एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर यू आर फाउंड गिल्टी ऑफ डिफेक्शन, जिसकी डेफिनेशन 10th शेड्यूल में दी हुई है इन वैरायटी ऑफ वेज, तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे अंडर आर्टिकल 102 सब क्लॉज 2 और 191 सब क्लॉज 2 एज द केस में बी. 102 सब क्लॉज 2 फॉर पार्लियामेंट एंड लाइकवाइज 191 सब क्लॉज 2 फॉर स्टेट लेजिस्लेचर. तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल है, और ये तुम्हारी एक्चुअली एग्जाम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके ऊपर भी एक प्रॉपर स्पेशल क्लासेस लगाई जा सकती है. इफ यू वांट, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डील विद दिस पार्ट. ये क्वेश्चन आए भी हुए. Make sure that you know this. Next amendment जिसने इंडिया को हमेशा के लिए बदल दिया वो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988. ये क्या था? जब हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो उसमें वोटिंग एज जो थी, जिसमें आप एलिजिबल हो टू कैस्ट योर वोट इन द डायरेक्ट इलेक्शन, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के हो, वो 21. लेकिन इफ यू पे क्लोज अटेंशन टू आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई है, उसमें यह भी बोला गया कि एज इज चेंजेबल पार्लियामेंट बाय लॉ और पार्लियामेंट कैन चेंज दैट. तो वो पार्लियामेंट ने यूटिलाइज किया था इन 1988, जहां 21 साल को 18 कर दिया गया. सो जहां पर मिनिमम एज रिक्वायरमेंट वाज 21 ईयर्स ऑफ एज, उसको कन्वर्ट कर दिया गया इनटू 18 ईयर्स. सो आज तुम जब ये वोटिंग करने जाते हो तो यूनिवर्सल एडल्ट सफराज के अनुसार तुम्हें 18 साल का होना होता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द इलेक्शन ईयर. सो अगर यही 1988 से पहले करते तो यू वुड हैव बीन रिक्वायर्ड टू बी एटलीस्ट 21. तो आई होप यू रियलाइज क्या मेजर चेंज आया होगा विद द 61st अमेंडमेंट ऑफ 1988. द नेक्स्ट अमेंडमेंट इज द 73rd अमेंडमेंट. इनफैक्ट 73rd अमेंडमेंट को अकेले नहीं पढ़ना चाहिए, 73rd को 74th अमेंडमेंट के साथ पढ़ना चाहिए. दिस प्रैक्टिकली हैपेंड इन द सेम प्रोसेस, इन द सेम ब्रेथ. 73rd और 74th अमेंडमेंट एक साथ हमारे उस सपने को पूरा कर रहा है जो आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है. आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है द स्टेट शैल स्ट्राइव टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड गिव देम सच पावर्स दैट दे शैल वर्क एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. तो गांधीयन ग्राम स्वराज मॉडल का जो सपना देखना था कि लेट पावर बी गोइंग बैक टू द पीपल, लोकल गवर्नमेंट बनाए जाए, ग्रास रूट डेमोक्रेसी बनाई जाए, इसको सपने को सच होने होते 42 ईयर्स लग गए. व्हेन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 पास किया गया, जिससे बनाए गए पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और जिसमें बनी पंचायत, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट्स. तो आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243O पार्ट 9 दैट इज पंचायत में डाले गया. एक 11th शेड्यूल भी लिखा गया जिसमें 29 सब्जेक्ट मैटर्स डाल दिए गए फॉर रूरल गवर्नमेंट. और उसी के साथ में दिस ऑफ कोर्स वाज एनफोर्स्ड ऑन 24th अप्रैल ऑफ 1993. पास तो 92 में हो गया था, लेकिन एनफोर्स 24th अप्रैल ऑफ 1993 में हुआ. तो तुम्हें मालूम है इसे पंचायती राज दिवस मनाया जाता है. उसी तरह से पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डाला गया जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज डाला गया,
जिसमें आर्टिकल 243P टू आर्टिकल 243ZG डाला गया। ये अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट थी। इसमें एक 12th शेड्यूल डाला गया जिसमें 18 सब्जेक्ट मैटर्स म्यूनिसिपैलिटीज के हवाले कर दिया गया। ये 1 जून 1993 को एनफोर्स हुआ। तो एक बड़ा सपना पूरा हुआ ऑफ आर्टिकल 40, जो कि इतने सालों से हम कोशिश कर रहे थे कि कैसे एक फॉर्मल लोकल गवर्नमेंट्स बनाई जाए, बोथ एट द रूरल एंड लोकल गवर्नमेंट। तो आज तो तुम जानते ही हो कि ये एक बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है और इंडिया का पॉलिटी का एक जबरदस्त पार्ट इज दिस थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट विच इज द रूरल एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। द लास्ट बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इज द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि पूरा का पूरी कहानी चेंज कर गया, विच नन हैड थॉट। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी लेकिन नन हैड थॉट दैट दिस वुड हैपन। 103rd Constitutional Amendment Act deals with what is called as reservation to the economic weaker sections of the people. हमारे जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो आमतौर पे जो मानी जाती थी वो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 335 से इमर्ज करते हुए ज्यादातर कैस्ट बेस्ड सोची जाती थी। सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस या शेड्यूल्ड कैस्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स को अवेलेबल थी। बहुत लोगों ने डिमांड यह की थी कि गरीबों के लिए जो कैस्ट चाहे कोई भी हो लेकिन ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन होनी चाहिए। जब पहली सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन दैट इज द मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पर चैलेंज हुआ था इन द इंदिरा साहनी केस 1993 के उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को अलाउ नहीं किया था। क्यों नहीं अलाउ किया था? बिकॉज उस टाइम तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन ही नहीं था। नाउ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आते 2019 के बाद आते ही 15 सब क्लॉज 5 और 16 सब क्लॉज 5 डालकर ये प्रोविजन डाला गया कि आप चाहो तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को भी यूटिलाइज कर सकते हो। 15 सब 6, 16 सब 6 को भी इसमें कि आप डाल सकते हो। ये एक बड़ा मेजर चेंज था बिकॉज ऑफ द फैक्ट आज तक जो सबको समझ में आ रहा था कि क्या इंडिया की रिजर्वेशन केवल कैस्ट बेस्ड है, दिस इज सर्टनली अ डिविएशन और रादर अ चेंज फ्रॉम द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को चैलेंज भी किया गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट सेड इट फॉर्म्स अ कंप्लीटली डिफरेंट बेसिस ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन एंड देयरफॉर इट इज अप टू द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट चाहता है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया जाए तो दिया जाए, तो अप टू 10% ऑफ रिजर्वेशन is being granted on different posts apart from the existing reservations that are being given on the basis of caste and that to scheduled caste and scheduled tribes. So ये भी एक बड़ा मेजर चेंज था। As I told you, किसी ने ये सोचा नहीं था because after the इंदिरा साहनी judgment किसी को पता नहीं था कि ये कब आएगा, but this has certainly changed India for good. So मैंने 10 amendments तुम्हारे सामने ये सारी की सारी डिस्कस कर दी। I hope you have understood and you will have enjoyed. इनमें से हर अमेंडमेंट अपने आप में एक पूरा टॉपिक है। अगर आप चाहते हो कि मैं इन सारे टॉपिक्स को अलग से डिस्कस करूं, I'll be more than happy to deal with this. I hope you have enjoyed this. एक और बार फाइनली आपको रिमाइंडर दे देता हूं कि 60% ऑफ का ये ऑफर कल खत्म हो जाएगा। ऑफर ends tomorrow. Make sure that you take this decision now. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.